Hey crazy people, welcome you once again वॉलेट मोड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर और सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो कृपया इसे पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के फॉर्म में इसको ज़रूर लगा सकते हैं और हमसे साझा भी कि शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दोनों वॉल्यूम में 10-10 चैप्टर्स होते हैं, वॉल्यूम 1 में 10 और वॉल्यूम 2 में 10, आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में इन 10 चैप्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छा से आइडिया लग पाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हर एक चैप्टर के अंदर दिए हुए होते हैं और वहीं से एमसीक्यूज निकलते हैं। तो पहला चैप्टर था वॉल्यूम 1 में सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिडस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। तो कोरोना वायरस को वंस इन अ सेंचुरी इसलिए बोला गया क्योंकि 1918 में स्पेनिश फ्लू वगैरह आया था। सरकार ने इसमें महाभारत वगैरह के कोट किए और बोला कि जान बचाना ज़्यादा बड़ा धर्म है रादर देन किसी और के। और यह भी बोला कि कोविड के टाइम में डिमांड और सप्लाई दोनों अफेक्ट हुआ और सरकार ने तरह तरह की योजना के कारण जैसे कि जनधन, एनएसएपी, पीएम किसान, ईपीएफओ, उज्ज्वला के माध्यमों से देश के लोगों की मदद की। दूसरा चैप्टर है डज ग्रोथ लीड टू डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। इसका जवाब था यस। सरकार का लॉजिक ये है कि देश का जो जीडीपी रेट है वह इंटरेस्ट रेट जो देश का कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उससे ज़्यादा है, तो चिंता की बात नहीं है। ऊपर से जो भी सरकार का इंटरेस्ट है उसका 94% के आसपास रुपये के फॉर्म में, 6% यूरो या यूएस डॉलर में है, तो उतना चिंता की बात है नहीं। और इसी में एक टर्म भी दिया गया आईआरजीडी, जो कि बेसिकली आगे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशिएशन उसका फुल फॉर्म होता है। तीसरा था डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। तो इसका आंसर था नो। मतलब कि मोस्टली मेजरली 3 सोवरिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दुनिया में, एक है फिच, मूडी और तीसरा एस&पी स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो वो सभी इंडिया को ख़राब रैंकिंग देते हैं, जंग के स्टेटस के आसपास रखते हैं। अगर जंग के नीचे थोड़ा आ गया तो होगा क्या कि इंडिया से सारे पैसे फ्लाइट कर जाएंगे। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कहना था कि ये सभी जानबूझकर भारत को ख़राब रैंकिंग देते हैं, जबकि भारत का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह है, तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। चौथा था इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कन्फ्लिक्ट ऑन कन्वर्जेंस। सरकार का यह मानना था कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है और यही थॉमस पिकेटी और ऑक्सफैम के वगैरह के रिपोर्ट बताते रहते हैं। तो सरकार का मानना था कि रादर देन कि हम गरीबों के हाथ में डायरेक्ट पैसे दें, उससे बढ़िया है कि हम ग्रोथ पे फोकस करें। जब ग्रोथ पे फोकस होगा तो जीडीपी बढ़ेगा और मनी का ऑटोमेटिक सर्कुलेशन होगा। उससे क्या होगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। जैसे कि अडानी ने कोई प्लांट लगाया तो उसके कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट में गांव से लेबर लोग आएंगे, तो वो पैसा जो ऊपर से है गांव-गांव तक जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो उससे इनइक्वालिटी कम होगा। फिर है हेल्थ केयर टैक्स सेंटर स्टेज फाइनली। तो सरकार ने, आपने देखा भी होगा बजट में सरकार काफ़ी हेल्थ केयर पे खर्च कर रही है। यह अलग बात है कि उसमें जल शक्ति और सैनिटेशन वगैरह के पैसे को जोड़कर 137% ज़्यादा बता दिया गया है। फिर है प्रोसेस रिफॉर्म्स के ऊपर। इसमें यह बताया गया बेसिकली कि इंडिया में रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। रेगुलेशन को थोड़ा कम करना होगा। फिर रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन, नो टेस्टेबल डाइट। तो इसमें रेगुलेटरी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की गई कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि रघुराम राजन ने एसेट क्वालिटी रिव्यू वगैरह लाया था, जिससे कि एनपीए वगैरह निकल कर सामने आया। फिर था इनोवेशन। इसमें यह बताया कि भारत की रैंकिंग कैसे 48th आई है 50 के अंदर और हमें क्या क्या ज़रूरत है ताकि इनोवेट कर करके हम दुनिया में आगे बढ़े। फिर 9th चैप्टर है जय हो PMJAY एडॉप्शन एंड हेल्थ आउटकम। इसमें यह बताया गया कि कैसे जहाँ जहाँ भारत का जो आयुष्मान योजना है उस जिन जिन राज्यों में लागू की गई, वहाँ के आउटकम्स को कंपेयर किया गया उन राज्यों में, उन कुछ राज्यों में जहाँ पे आयुष्मान योजना नहीं लागू हो पाया और वहाँ के परिणाम कैसे ख़राब थे और जहाँ लागू किया गया वहाँ कैसे अच्छे थे। तो
बेसिकली एक फेडरल कंपैरिजन को दिखाया गया। और आखिरी था द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, तो एक नया इंडेक्स जोड़ा है इकोनॉमिक सर्वे में, और इसमें यही दिखाया गया है कि 2012 के मुकाबले अभी भारत का जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, मतलब आसान शब्द में आपको बताएं तो पहले था रोटी कपड़ा और मकान का कंसेप्ट था, लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं, नेसेसिटी इंडेक्स में हाउस है, सैनिटेशन है, वाटर और अदर फैसिलिटीज़ भी है। उनमें भारत के सभी राज्यों ने लगभग अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी तरह वॉल्यूम 2 में अगर देखें, वॉल्यूम 2 के जो पहले चैप्टर में स्टेट ऑफ द इकॉनमी के बारे में बताया गया, उसके ऊपर मैक्रो व्यू दिया गया। फिर देश का फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया दूसरे चैप्टर में। तीसरे में एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बीओपी वगैरह के बारे में बात हुई सॉरी। फिर चौथे में मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग स्लाइड में रखा है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन फिर आ जाता है। और मॉनेटरी एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में एक इम्पोर्टेंट ये था कि इस बार बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो 6.7% था, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, यह चैप्टर नंबर 5 था। इसमें सरकार ने यही बोला कि बेसिकली इंडिया में रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नेगेटिव है। हम लोग जो डिपॉजिट बैंक में डालते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, तो बाहर मीन्स जो भी पैसे डालते हैं उनको नेगेटिव, उनका कोई फ़ायदा खास हो नहीं रहा है। सरकार की पॉलिसी कुछ उनके लिए है जो कि लोन लेते हैं, उनके लिए नहीं कि जो डिपॉजिट करते हैं। तो सरकार चाहती है कि आप रिस्क लो, आप एसेट क्रिएट करो। फिर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें यही बताया गया कि ग्लोबल GHG गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये बढ़ रहे हैं। फिर से एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इसमें हम सभी ने देखा कि कोरोना के टाइम में कैसे एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर और वही केवल पॉजिटिव ग्रोथ में था 3.4% के आसपास। फिर इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, ये दोनों किस तरह नीचे चला गया था कोरोना टाइम में। और लास्टली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें HDI रैंकिंग के बारे में बातचीत की गई। एजुकेशन पे, हेल्थ में GDP का कितना % खर्च होता है, जैसे कि एजुकेशन पे 3.5% GDP खर्च होता है, हेल्थ पे 1.8%। यही सब बातें मोटा मोटी की गई। दोस्तों यह तो था एक कर्सरी लुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पे। अब हम सभी चलते हैं और MCQ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सही बात है, ये एनुअल डॉक्यूमेंट है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस रिलीज करता है। द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपको बताना है कि भारत का भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि CA बोलते हैं वह कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसको अटेम्प्ट करें। तो भारत की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अभी है वह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर C। इससे पहले थे अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि फैमिली रीजन्स का बहाना देते हुए रिजाइन कर दिया था जुलाई में। संजीव सान्याल, यह भारत के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। बढ़ते हैं आगे, आप इन सभी डेटा को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सर्वे का फाउंडेशनल थीम क्या था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन B, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। तो इस साल का यही फाउंडेशनल थीम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह इंडियन इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर इस बार ग्रोथ रेट ऑफ GVA एट बेसिक प्राइस इन परसेंटेज, तो ये 3.4% था एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे 9.6 से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। उसी तरह सर्विसेज सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया -8.8 से। इन्फ्लेशन में CPI कहाँ रहा, WPI कहाँ रहा। फिजिकल डेफिसिट 3.5 एस्टिमेटेड था, जो कि 9.5 चला गया बजट में, हमने देखा। फिर से जो इकोनॉमिक सर्वे में जो GDP का एस्टिमेट है अगले साल के लिए वह 11% था, और इस साल के लिए -7.7%, मतलब कि GDP कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस साल और अगले साल फिर बढ़ेगा। उसी तरह फॉरेक्स के बारे में दिया गया है कि 586.1 बिलियन US डॉलर हो गया, और करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में दिया गया है कि किस तरह 3.1 पे चला गया। तो इस स्नैपशॉट से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर GDP एस्टिमेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल GDP एंड नॉमिनल GDP।
तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अभी आपने देखा कि रियल जीडीपी था, एस्टिमेट किया गया 11%। आपको बताना है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस कितना है। दोस्तों डेवलपिंग कंट्री में नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और प्राइस वगैरह जुड़ जाते हैं नॉमिनल में तो ज़्यादा हो जाता है। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4.4%। इंडियाज़ रियल जीडीपी जो भी है मीन्स अगले साल के लिए जो एस्टिमेट की गई है वह है 11% रियल जीडीपी, और जो नॉमिनल है वह है 15.4%। इसका डिफरेंस क्या होगा, 4.4%। तो यह आंसर था ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आप इसमें भी देख सकते हैं स्लाइड में कि इंडियाज़ रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड 11% ग्रोथ इन फिनेंशियल ईयर 2021-2022 एंड नॉमिनल जीडीपी टू ग्रो बाय 15.4%, द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। जाहिर सी बात है क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया है तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, मैथमेटिक्स है इसमें। वहीं पे लास्ट ईयर का दिखा रहा है इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.7% नेगेटिव में इन फिनेंशियल ईयर 21। तो सही बात है, इस साल जो जीडीपी है वह कॉन्ट्रैक्ट होगी कितने से, 7.7% से, और हाफ टू में 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। दोस्तों उसी तरह इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव ए करेंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन FY 2021, ए हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माना जा रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस 2% रहेगा। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। अब देख पा रहे होंगे जीडीपी के बारे में, जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस 11% है, और इस साल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जा रहा है 2020-21 का -7.7%, वहीं 2021-22 का 11% है प्रोजेक्टेड। और दोस्तों आपको पता है कि आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है जीडीपी वह है 10.5% और आईएमएफ ने किया है 11.5%, तो 0.5% का डिफरेंस है तीनों में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। इंडिया एंटर्ड द टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 सिंस द इंसेप्शन ऑफ GII इन 2007। तो बताना है आपको कि भारत का रैंक कितना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका रैंक होगा 48। भारत का रैंक 48 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय -% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो इस साल भारत का जीडीपी कितने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये आपको बताना है। आपने पीछे इसका देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। दोस्तों फर्स्ट हाफ में जो डिक्लाइन हुआ वह था 15.7% का, और दूसरे हाफ में जो डिक्लाइन हुआ वह था 0.1% का। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव जो आ गया था इस साल का वह 7.7% आया है। तो 7.7% इसका आंसर है। What was the current account surplus as a percent of GDP in the first half of financial year 21? तो इसका आंसर कृपया बताएं क्या था, करंट अकाउंट सरप्लस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY 2020-21। दोस्तों अभी मैंने आपको ज़रूर बताया था अभी, करंट अकाउंट सरप्लस जो है भारत का 2% रहने वाला है जीडीपी का फिनेंशियल ईयर 21 में, और ये हिस्टोरिक हाई होगा आफ्टर 17 ईयर्स। तो ये तो पूरे साल का था, फर्स्ट हाफ का 3.1% रहा है, और बाद आगे या फिर गिरेगा तो क्यूमुलेटिव जो है वह 2% पे आके अटक जाएगा। वहीं पे जो फॉरेक्स है वह जनवरी 8 को हाईएस्ट हो गया था, वह था 586.1 बिलियन $। और दोस्तों आपको बता दें कि मज़ेदार बात कि भारत के जो फॉरेक्स है 586.1 बिलियन $, यह 18 महीने की इंपोर्ट को कवर कर सकता है, 18 मंथ्स के इंपोर्ट को आसानी से कवर कर सकता है। तो यह भी एक क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कुछ और डिटेलिंग इसके बारे में दी गई है। तो इस बार का रिकवरी जो है वी शेप्ड रहा है। वी शेप्ड क्यों? क्योंकि सेकेंड वेव आया नहीं,
और वैक्सीनेशन वगैरह ये सब हो रहा है, ये तो बात है ही। वहीं पे इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन नेक्स्ट 2 ईयर्स एज पर IMF। ये हमने अभी भी देखा कि इंडिया GDP इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 21। वहीं एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रहा वह 3.4% रहा। इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हुई 9.6 से और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ 8.8% से। और इंडिया टू हैव ए करेंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ GDP इन FY21, ए हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द साइज ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 22 इन वैल्यू टर्म्स। तो वैल्यू टर्म्स में पूछा गया है। वैल्यू टर्म का मतलब होता है रियल फॉर्म में। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ABCD जल्दी बताएं दोस्तों। GDP अगर वैल्यू टर्म में बोले तो रियल GDP होता है, मतलब कि GDP एट कांस्टेंट प्राइस। GDP एट कांस्टेंट, जिसको मतलब कि 2011-12 से इसको लेते हैं कांस्टेंट प्राइस, इसी के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 149.2 ट्रिलियन। मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों। 145.7 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। ओके, 145.7 ट्रिलियन GDP का साइज था। 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अभी हमने देखा कि इस साल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो यह हो गया 134.4 ट्रिलियन, मतलब 134 लाख करोड़ के आसपास। और फिर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यह 11% से बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ के हो जाएगा 149.2 ट्रिलियन, मतलब ऑप्शन डी सही है दोस्तों। तो यह था पूरा खेल, आप इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रियल GDP है। नॉमिनल GDP भारत का 200 लाख करोड़ के आसपास है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। इसको आप दिमाग में ज़रूर रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप इस चीज़ों को समझना कैसे भारत का GDP था, घट रहा है, बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे मतलब भारत 2022 तक मीन्स भारत को कोरोना के कारण 2 साल लग जाएंगे। 2 साल भारत के लगभग बर्बाद हो गए। वही चीज़ें दी गई है मोटा मोटी तौर पे। बढ़ते हैं आगे। व्हाट गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू रेज अंडर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो भारत ने एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था और उसका कितना अचीव कर पाया है, आपको यह बताना है दोस्तों। आपको हिंट दे दूँ कि भारत का टारगेट था 2,10,000 करोड़ का, तो भारत ने कितना अचीव किया है जल्दी से बताएं। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। और आप देख पा रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था 2.1 लाख करोड़ और आय मात्र 15,220 करोड़। इसमें बेसिकली इन्होंने सोचा था कि LIC को ही बेच के IPO ला के मतलब प्राइमरी मार्केट में 90,000 करोड़ के आसपास कमाएंगे, लेकिन वो आया नहीं। और आप देख पा रहे हैं रियल GDP, नॉमिनल GDP, जिसका डिफरेंस मैंने आपसे पीछे पूछा था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में है कि फ्रॉम 1% टू 2% टू 2.53% ऑफ GDP, मतलब कि अगर हमारा जो GDP खर्च मान लो GDP का 1% हेल्थ पे है, उसको अगर 2.5-3% पे ले जाते हैं तो द इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेड इन द सर्विस, मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो है लोगों का वह घट जाता है। जैसे कि GDP पे खर्च हो रहा है 1% और उसको बढ़ा के हम ले जाए 2.5-3% पे, तो आम लोगों के पॉकेट से जो खर्च होता है हेल्थ केयर पे वो 65 से 35% तक घट जाएगा। तो एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द कंट्रीज मार्केट कैप टू GDP रेशियो इज नाउ मोर देन 100%, ट्रू और फॉल्स। जल्दी बताएं ट्रू है या फॉल्स है। मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों। द कंबाइंड मार्केट कैप, NSE BSE में जितनी भी कंपनियां हैं उनके MCAP को जोड़ देते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये सही है दोस्तों। द कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया हैज क्रॉस्ड द कंट्रीज GDP फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 10 ईयर्स। तो आखिरी बार 2010 में हुआ था, 2000 मीन्स 2011 के जन्म में हुआ था, सॉरी सितंबर 2010 यहाँ दिया ही हुआ है, तब हुआ था। उस टाइम मार्केट कैप टू GDP रेशियो 100.7% हो गया था। वहीं देखें
इंडिया इज नाउ वर्ल्ड 7th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। पहले पे नंबर कौन है? यूएस है और इंडिया है नंबर 7 पे। वहीं इस माइलस्टोन के बारे में देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत का जो एम कैप है यह अभी 200 लाख करोड़ है नॉमिनल टर्म में। हमने पीछे जो बात किया था वो रियल टर्म में था। नॉमिनल टर्म में 200 लाख करोड़ है। तो 2000 ईस्वी में था लगभग 10 ट्रिलियन, फिर 25 ट्रिलियन हुआ, 50 ट्रिलियन हुआ, 100 ट्रिलियन, 150 और 200 ट्रिलियन। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एम कैप टू जीडीपी रेशियो जो ये वाला है यह 51%, 70%, 102% और फिर 103%। तो ये 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तब तो और ज़्यादा हो गया था, और उसके बाद फिर अभी 100% के ऊपर गया है सितंबर 2010 के बाद। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे टॉप 30 कंट्री कंपनीज का शेयर कितना कितना इसमें होता है। इसमें 48% के आसपास है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन रेसिडेंट शेयर इन टोटल पेटेंट फाइल्ड इन द कंट्री मस्ट राइज फ्रॉम द करेंट -% विच इज़ बिलो द एवरेज ऑफ 62% इन टॉप 10 कंट्रीज़। दोस्तों, तो जो दुनिया में मान लो कि जितने पेटेंट फाइल इंडिया में होते हैं, तो इंडिया में जो पेटेंट फाइल करने वाले हैं उसमें फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, इंडियंस कम हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडियंस कितने पेटेंट फाइल करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। भारत को अगर हायर इम्प्रूवमेंट चाहिए, आउटपुट करना है, इनोवेशन पे फोकस काफ़ी ज़्यादा करना होगा, उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 36%। तो इंडियन रेसिडेंट्स शेयर इन टोटल पेटेंट्स फाइल्ड इन द कंट्री मस्ट राइज फ्रॉम द करेंट 36% विच इज़ मच बिलो द एवरेज ऑफ 62% इन टॉप 10 कंट्रीज। तो आप देख पाएंगे टॉप 10 कंट्रीज में क्या है 62%, लेकिन इंडिया में 36%। भारत में जो पेटेंट फाइल होते हैं वहाँ यहाँ पे इंडियन लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग फाइल कर देते हैं, बहुत ही गलत बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इकोनॉमिक सर्वे कंस्ट्रक्ट्स ए न्यू इंडेक्स एट रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल विद 26 इंडिकेटर्स ऑन 5 डिमेंशंस: वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर नेसेसिटीज़ फैसिलिटीज़। तो आपको बताना कौन सा इंडेक्स है। काफ़ी आसान सवाल है, मैंने आपको जल्दी अभी बताया था। आप इसमें क्या करना कि इंडिकेटर्स और डायमेंशंस को याद रखना। 26 इंडिकेटर है, 5 डायमेंशन है। यह है बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स। ये वही इंडेक्स है जो कि वॉल्यूम 1 के चैप्टर 10 में है। ओके। द रिकवरी रेट फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थ्रू IBC सिंस इट्स इंसेप्शन हैज़ बीन ओवर -%। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से कितना रिकवरी हुआ IBC के थ्रू? इसका आंसर जल्दी से दें। ये सारा जो डेटा है यह इकॉनमी सर्वे के वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 4 है, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन, उसमें दिया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो इस साल का रहा है वह 6.7% रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से कितने रुपए रिकवर किए गए IBC के थ्रू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 45%। देन और ये 2026-16 में आया था द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, द बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया विच सिक्स टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो यह जो पर्टिकुलर चैप्टर है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इंडियाज रैंक इन द EODB इन फॉर 2019 हैज़ मूव्ड अपवर्ड्स टू द डैश पोजीशन इन 2020 फ्रॉम 77th इन 2018 एज पर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो भारत का EODB में रैंक 2019 में कितना था? सिंपल शब्दों में आपको यही बताना है, भारत का EODB में रैंकिंग। ये सब चीज़ें आसान है, या तो आपको जनरल अवेयरनेस में पता होना चाहिए। 63rd इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो क्या? भारत का HDI में रैंक कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक बताना है आपको।
इसमें भारत का रैंक है 131, ऑप्शन ए। और ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखें। इंडियाज़ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़कर 6,400 से बढ़ के हो गया है 6,681 2019 में। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इम्प्रूव फ्रॉम 69.4 ईयर्स इन 2018 टू 69.7 ईयर्स इन 2019। तो ये दो डेटा जो है आपको, एक तो ये वाला डेटा और एक ये वाला डेटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज़ बीटन इंडिया ऑन एक्सपोर्ट्स पार्टिकुलरली इन द पास्ट डिकेड एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021। तो यह कौन सा कंट्री के बारे में बात किया गया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया लास्ट डिकेड में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आपको बता दें, जो बांग्लादेश के जो CAGR रहा है एक्सपोर्ट में बढ़ने का, वो लगभग 8.6% के आसपास था और भारत का 0.9% के आसपास था। और CAGR आप रूल ऑफ 72 लगाकर देख सकते हैं कि 8 साल में डबल कर लेता होगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो बता देता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि जो बांग्लादेश है वह काफ़ी, जैसे लेदर हो गया, इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। मीन्स बैग्स बनाना, टेक्सटाइल बनाना, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है और लो कॉस्ट है। जबकि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वह थोड़ा टेक्नोलॉजिकल चीज़ ज़्यादा होती है। तो भारत को भी अगर बांग्लादेश को बीट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, उनका क्या बोलते हैं, उसको जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, रेनोसॉल लाना पड़ेगा उसमें, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और इसीलिए एक PLI स्कीम भी जो आया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 13 सेक्टर्स में, उसका काम भी यही है। इसमें 1.5 लाख करोड़ सरकार दे रही है। इससे बेसिकली यही होगा कि ये कंपनियां लगाई जाएंगी, प्रोडक्शन किया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। उससे क्या होगा कि भारत बांग्लादेश को बीट कर सकता है आगे जाके। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार उसको देख लेते हैं, उस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को, वहाँ पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें यह था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्युमुलेटिव रहेगा 2020 तक। एक्युमुलेटिव क्या होता है कि मतलब जब अगली बार जब भी मीटिंग होती है तो बेसिकली इसमें यह होता है कि रेपो रेट बढ़ता नहीं है, घटता है या फिर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रिवर्स रेपो के बारे में, रेपो रेट के बारे में बात की गई है कि सिंस मार्च 2020 115 बेसिस पॉइंट कट हुए हैं। अब देख पा रहे हैं बढ़ा नहीं है, भले ही घटा है। फिर से बात की गई सिस्टम लिक्विडिटी इन 2020-21 रिमेंड इन सरप्लस सो फार। सही बात है, क्योंकि जब रेपो घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। RBI अंडरटुक वेरियस कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मेजर्स लाइक OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। OMO में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार मार्केट से डायरेक्ट पैसे उठा लेती है। LTRO में क्या होता है कि रेपो शॉर्ट रेट के लिए होता है, जैसे कि 3 महीने 2 महीने के लिए पैसे बैंक को उठाना है RBI से, तो रेपो के टर्म पे उठाती है। अगर 3 साल के लिए पैसे किसी बैंक को चाहिए तो LTRO पे उठा लेगी। टारगेटेड LTRO क्या होता है कि अगर बैंक को एक क्राइटेरिया RBI जोड़ दे कि पैसे 3 साल के लिए तुम ले जाओ, लेकिन किसी PMC को या ILFS को पैसे एक अमाउंट उसमें से तुमको दे देना है ताकि वह बैंक सही हो, तो उसको TLTRO बोल देते हैं। इन्हीं से टाइप के ऑपरेशन चला गया लिक्विडिटी को करने के लिए, क्योंकि जो भी बजट मिला था कोरोना वायरस के टाइम में RBI के थ्रू, वो सारा सिस्टम लिक्विडिटी के लिए ही था। मीन्स स्ट्रक्चरल चीज़ें लाने के लिए थी। वो अलग बात है कि बैंकों ने पैसा घुमाया नहीं मार्केट में। अभी भी 6 लाख करोड़ के आसपास बैंकों के पास पड़े हुए हैं, जो कि कोई ले नहीं रहा है। फिर से क्या था, इसमें तो कोई डेटा है नहीं, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यह क्रेडिट ग्रोथ वाली बात है। क्रेडिट ग्रोथ जो बैंक का था स्लो डाउन टू 6.7% एज ऑन January 1, 2021। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक डिक्रीज फ्रॉम 8.21% इन द एंड ऑफ मार्च 2020 टू 7.49% एट द एंड ऑफ September 2020। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से निफ्टी सेंसेक्स टॉप, तो सेंसेक्स 50,000 पार चला गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। द रिकवरी रेट फॉर द स्केड्यूल कमर्शियल बैंक थ्रू IBC सिंस इंसेप्शन 45% रहा, ये हमने देखा ही।
इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इनिशिएशन ऑफ CIRP, इसका फुल फॉर्म याद रखना। CIRP का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाज सस्पेंडेड फॉर एनी डिफ़ॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर मार्च। तो वही डिफ़ॉल्ट में यह सब चीज़ लगता है तो उसको कैंसिल कर दिया गया था, जैसे कि आपको पता ही होगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दें। एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इसी के अंदर आएंगे आपको। आप आराम से ग्रेड बी के फेज़ 1 हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इकोनॉमिक सर्वे, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करें। RBI के फुल कोर्स भी चालू है और फेज़ 1 के लिए भी ऑन गोइंग है। यह हमारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1 था, इसमें 10 क्वेश्चन थे। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यह हमारे पिछले वीडियो से में ये क्वेश्चन लिए गए हैं बजट और MPC में, तो आप उन वीडियोस को देखिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारे कोर्सेस हैं, इनको इनरोल करें। काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं, काफ़ी कम प्राइसेस पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना समय बचाए लीट मोड के साथ। फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, बाय बाय।